नमस्कार मु देवी प्रसाद विश्वर सर्वबृहत युवशक्ति एवं भारत वर्ष एवं से युवशक्ति को जदि संगठित करा जाई पारे तेबे देशर सामाजिक राजनैतिक एवं अर्थनैतिक मानचित्र किछि भिन्न हेबाटा निश्चित। तो से युवशक्ति को संगठित करी आग को बढ़ाइबा लगी देशरे भिन्न भिन्न संगठन तो कार्यरत अछंती। ता भितर गोटे होउची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो संगठन निजकू एक अणराजनैतिक संगठन बोली दाबी करे एवं प्राय 5 शताब्दी ऊर्ध्व समय धरी ये युवशक्ति को विशेषकर छात्र छात्री मानू संगठित करिबारे लागिछि। एबे एही संगठन जातीय संगठन संपादक अछंती आशीष चौहान। आज तांको सहित कथा हवा। आशीष जी आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, ये तो सबको भी मालूम है कि पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा युवा शक्ति है वो भारतवर्ष में है। तो इस युवा शक्ति को संगठित करना और उनको आगे बढ़ाना और एक लक्ष्य के ओर ले जाना, इस संदर्भ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या भूमिका है और आप किस मुकाम तक आज तक पहुंचे हैं? पहले तो आपका हृदय से आभार। सबसे पहले जिस विषय को आपने छुआ कि एक युवा शक्ति भारत की, वो दुनिया में आज उसका संख्या एक डेमोग्राफिक लोहा तो माना है। यह देश सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। लगभग 28 से 29 के बीच में हमारी मीडियन एज आज के समय में है। और इसको देखा जाए तो आगामी लगभग 2057 तक भारत ये युवा आबादी में रहने वाला है। उदाहरण ले लेंगे कि अगर 5 लोग एक परिवार में है तो लगभग 3 लोग ऐसे होंगे जो हमेशा 15 से 60 की उम्र के बीच में रहने वाले हैं और 2 लोग होंगे जो 15 से कम या फिर 60 से ऊपर की आयु में होंगे 2057 तक ऑन एन एवरेज। यानी हमारे पास एक डेमोग्राफी का एक बहुत बड़ा विंडो है। और विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन जिसने अपने 1948 में शुरू होने और 49 में हमारा रजिस्ट्रेशन होने के साथ बहुत पुराने संगठनों में से चुनिंदा संगठन उस समय थे, तो ऐसे संगठनों में विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्र पुनर्निर्माण की संकल्पना रखी है। यानी इस देश को वापस परम वैभव पर ले जाना, दुनिया के अंदर जो हम बोलते हैं विश्व गुरु का स्थान, उस पर वापस ले जाना। और उसके लिए मार्ग हमने बताया है कि वो होगा जब देश के युवा खड़े होंगे, शिक्षा क्षेत्र से विद्यार्थी निकलेगा और समाज क्षेत्र के प्रत्येक आयाम में जाकर के नेतृत्व करेगा। वो एक एक क्षेत्र के साथ कार्य करने की दिशा ये विद्यार्थी परिषद ने अपने बनने के साथ ही रखी। और ये हमारा व्यक्ति निर्माण का कार्य युवाओं के बीच में शिक्षा क्षेत्र में, ये हमारा कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप कह सकते हैं, ये हमने मानी है। आशीष जी, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि ज्ञानशील एकता, इसको मंत्र बनाकर आपका संगठन आगे बढ़ रहा है। और करीबन 21-22 साल पहले की बात है जब यही कटक में इंडोर स्टेडियम में एबीवीपी का सिल्वर जुबली वो यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था और तब आए थे अरुण जेटली जी। और अरुण जेटली जी शायद एबीवीपी से ही निकले हैं। तो आज के दिन में ये एक बहुत बड़ा चुनौती है देश के लिए कि युवाओं को हम कैसे संगठित करें, क्योंकि अगर ये संगठित नहीं होते हैं, एक सही दिशा उनके लिए नहीं है, तो जो मूल मुद्दा था कि इतनी बड़ी आबादी है, युवा शक्तियाँ हैं, उनको रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। तो इस संदर्भ में इस क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद आज तक कहाँ तक पहुँचा है? उड़ीसा प्रांत का 49वां अधिवेशन एक संयुक्त अधिवेशन है और इस अधिवेशन में उड़ीसा पूर्व, उड़ीसा पश्चिम, ये 2 प्रांतों की रचना इस अधिवेशन से हुई है। और आपने ठीक कहा कि 25 वर्ष पूर्व जब 25वां अधिवेशन चल रहा था, उस समय श्रीमान अरुण जेटली जी उस समय वे इस कार्यक्रम में यहाँ के अधिवेशन में आए थे। और अरुण जेटली जी 1973 में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, 74 में नेतृत्व कर रहे थे और जिसको जेपी आंदोलन कहा गया, उसके पूरे देश भर के छात्र युवा जो संघर्ष समिति बनी थी
वो छात्र संघर्ष समिति के वे प्रमुख थे, उनकी लीडरशिप में वो खड़ा हुआ और उसका एक जो आप बोले फिलोसोफर नेतृत्व तो जेपी के सामने था, जयप्रकाश नारायण जी के सामने, परंतु सारे छात्र नेताओं का अलग अलग प्रदेशों के नेतृत्व करते विद्यार्थी, उनके बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते एक अग्रणी भूमिका उनकी थी। तो परिषद का होने के नाते परिषद का नेतृत्व करने की दिशा उस समय के उस 23-24 वर्ष के युवक के अंदर थी और वही विचार आज दिन तक युवाओं के अंदर चलायमान करने का काम परिषद करती है। करीबन 6 साल तक उड़ीसा में कैंपस का इलेक्शन नहीं हुआ था और आज जो आपका यहाँ पर स्टेट कॉन्फ्रेंस हो रहा है, या चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे और ये बोलकर गए हैं कि अगले जो शिक्षा वर्ष आएगा उससे ही कैंपस इलेक्शन फिर से शुरू हो जाएगा। जी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ कैंपस और कैंपस इलेक्शन इसी के अंदर सीमित है। जो आप कह रहे हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, आपने निभाया है, पर जब कैंपस की बात आता है, चुनाव की बात आता है, तो एबीवीपी अपने आप को कहाँ पर देखता है? देखिए, ये बहुत आसान होता है कहना कि छात्र संघ को एक आयाम करके देखा जाता है और पूरे के पूरे छात्र संगठन को उसी के तौर पर तौला जाता है। देखिए, विद्यार्थी परिषद एक 365 डेज काम करने वाला संगठन है। विद्यार्थियों के बीच में, युवाओं के बीच में, शिक्षा क्षेत्र के अंदर काम करने वाला संगठन है। हमारी तो संकल्पना ही टीचर्स, स्टूडेंट एंड एजुकेशनिस्ट, इनके मिलकर के शिक्षा परिवार की संकल्पना है। मायने केवल छात्र संघ चुनाव लड़ना यही हेतु नहीं है। हम मानते हैं छात्र संघ चुनाव एक पूरे वर्ष भर के कैलेंडर का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और कितना महत्वपूर्ण है, उसके अंदर छात्र अपनी बात रखते हैं, अपना मत रखते हैं और वो मत छात्रों के मुद्दों को लेकर के उसका समाधान कारण करने के लिए बनता है। और हम अपने आप को केवल उसी आयाम तक नहीं रखते। आप विचार करिए कि विद्यार्थी परिषद 18 आयामों के साथ, गतिविधियों के साथ कार्य कर रही है। समाज क्षेत्र का कोई डिसिप्लिन नहीं है जहाँ विद्यार्थी परिषद नहीं है। परंतु जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ, सेवा कार्य करने की बात करता हूँ, राष्ट्रीय मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद के कश्मीर चलो आंदोलन, असम में 3 बीघा आंदोलन, किशनगंज बिहार में चिकन नेक, बांग्लादेशी घुसपैठ के विरुद्ध में, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हिंसा का जो हिंसाचार चल रहा था केरल में, उसके विरोध में चलो केरल महारैली, ये सारे उदाहरण देते हुए भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद की मांग के बाद छत्तीसगढ़ में छात्र संघ चुनाव शुरू हुए तो हमने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में से कोई व्यक्ति नक्सलवाद से प्रभावित हो जाएगा, उसकी बजाय विद्यार्थी को नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित की, खड़ी की और उसके माध्यम से समस्याओं का जो विद्यार्थियों को, युवाओं को लगती थी, उसका समाधान करने के लिए वहाँ पर अलग अलग शासन प्रशासन के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। विद्यार्थी वहाँ पर बैठते, प्रोफेसर्स बैठते और विद्यार्थियों के मुद्दों को सुनते और ऐसे करके जो विद्यार्थियों के मनों में रोष है, समाज क्षेत्र में कई विषय रहते हैं जिनके बारे में निराकरण नहीं होता, तो समाज में उसका निराकरण करने का, नेतृत्व देने का काम भी परिषद कर रही है। और ये छात्र संघों के माध्यम से वी आर टीचिंग अ इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ डेमोक्रेसी टू स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के बीच में लोकतंत्र यह कैसे करके चर्चा हो सकता है, उसका कौन सा स्वरूप हो सकता है। हाँ, ये अवश्य डिबेट हो सकती है कि लोकतंत्र की पिछली बार चर्चा छात्र लोकतंत्र की या स्टूडेंट गवर्नमेंट पूरी दुनिया में इसको कहते हैं, भारत में इसको छात्र राजनीति शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके अलग अलग, मैं इसको स्टूडेंट एक्टिविज्म कहूँगा। अब के दिन में एक जो मुद्दा सामने आया है पूरी देश में कि रोजगार, और जहाँ तक मुझे मालूम है जब अटल जी की सरकार थी तब श्री अनंत कुमार जी थे एचआरडी मिनिस्टर और विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक मुहिम निकाला गया था पूरे देश से कि चलो दिल्ली, और मांग थी कि शिक्षा चाहिए और रोजगार भी चाहिए। ये करीबन 20 साल हो गया है, तो ये मांग कहाँ तक पूरी हुई? विद्यार्थी परिषद ने वो 60 सूत्री मांग पत्र 2002 के अंदर अपनी रैली में दिया, नवंबर रैली वो थी। 75,000 विद्यार्थी उस मांग को लेकर के गए, माननीय प्रधानमंत्री जी को मिले। मुरली मनोहर जोशी जी वहाँ उस समय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। तो हमने ये जो मुद्दे उस समय रखे थे, आप सोचिए कि विभिन्न सरकारों के सामने भी, चाहे वो सरकार वैचारिक दृष्टि से बहुत समीप की प्रतीत होती है, परंतु
जब हमने शिक्षा और रोजगार का मुद्दा लिया तो उसके सामने भी आंदोलन लेकर के हम गए, अपनी बात सरकार के सामने रखी। मुझे लगता है कि प्रत्येक कालखंड के अंदर युवाओं के सामने रोजगार का प्रश्न, रोजगार की यानी शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार, ये बहुत मुद्दे जुड़े हुए हैं। आज जो स्किल के बारे में चर्चा होती है और स्किल के मिशन और इसके प्रयोगों के बारे में बात होती है, तो मुझे स्मरण आता है राजीव प्रताप रूडी जी का। जब स्किल मिनिस्ट्री शुरू हुई तो स्किल मिनिस्ट्री शुरू होने पर उनका एक उद्बोधन था, मैंने वो उद्बोधन सुना। वो प्रवासी भारतीय सम्मेलन में 2015 जनवरी में बात कर रहे थे गांधीनगर में। उन्होंने कहा कि उनकी मिनिस्ट्री में टास्क है उनका कि उनको 55 करोड़ भारतीयों को स्किल की ट्रेनिंग देनी है। और इतना बड़ा काम जो कभी 190 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर था, 11 मिनिस्ट्रियों के अंदर डिवाइडेड था, इतना बड़ा काम करने का आज भी लक्ष्य यह इसके ऊपर काम करना बाकी है। अवश्य ही हम टिप्पणी कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु वर्तमान शासन प्रशासन ने पीएम स्किल योजना की बात कर दें, कौशल योजना की बात करें, तो उसके 4 अलग अलग आयाम खड़े होकर के, और जो व्यक्ति के पास स्किल्स है उसका इंटीग्रेशन आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कर सकते हैं। क्रेडिट मिल सकते हैं एबीसी के अंदर, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, उसके माध्यम से नए तरीके से उसको सोचने पर मजबूर किया है। आज एक विद्यार्थी के पास मौके हैं कि वह 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद डिप्लोमा लेकर के बाहर जाए, 2 वर्ष लेकर के पहले में सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री और फिर फुल फ्लेज ऑनर्स डिग्री लेकर के 4 वर्षों में वो आए। इस तरह के प्रयोग करने का काम, जो स्किलिंग को रोजगार उन्मुख करने का कार्य चल रहा है, मुझे लगता है कि दिशा सही है, अधिक शक्ति लगाने की आवश्यकता अभी भी है। जो आज मुख्यमंत्री ने खुद बोले हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सारे देश में भी लागू होना है, परंतु ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये 100% लागू हो चुका है। कहीं भी कुछ ऐसे भी चैलेंजेस है, शायद वो पॉलिटिकल हो, कुछ सोशल हो और कुछ वजह भी हो सकता है। तो विद्यार्थी परिषद अब चाहता है क्या है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी खास करके उड़ीसा में ये 100% लागू हो। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो गई है। ये बोलना बहुत आसान है और इसको करना मायने ये एक एक लेयर खुलती जा रही है। जब आप बात करते हैं स्कूली शिक्षा की, तो स्कूली शिक्षा में आज की सदी का पाठ्यक्रम, आज की सदी के अनुसार टीचर्स की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रेनिंग का पेडागोजी, इससे लेकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये प्रश्न आज भी हमारे सामने है। जितने एनसीईआरटी ने प्रयोग करते हुए नए करिकुलम फ्रेमवर्क दिया है, वो अवश्य ही उसके लिए उन्हें साधुवाद के पात्र हैं। और जो नए एकेडमिक मटेरियल आ रहा है, जिस मटेरियल के अंदर भारतीय भाषाओं का पुट है, परिवार में, फैमिली में पहले माता पिता और एक बच्चा दिखाई देता था, आज माता पिता, दादा दादी, नाना नानी दिखाई देते हैं, तो मायने जो भारतीय समाज है वो दिखाई दे रहा है। तो ये रियलिटी भारत की जो सत्यता है वो सामने हमारे पढ़ाई जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको देख करके अब लगता है कि थोड़ा गहराई से विचार अब हो रहा है भारतीय भाषाओं में। और भारत के वीरों का कभी लगता था कि पूरी की पूरी हमारी शिक्षा ये दिल्ली सेंट्रिक हो गई है, यानी एक दिल्ली के आसपास के क्षेत्र का ही संबोधन होता था, 4 चेहरे उसके बारे में बताए जाते थे, कुछ परिवारों को पढ़ाया जाता था। आज टंट्या मामा भील के बारे में बताया जा रहा है, रानी माँ गादिल्यू के बारे में बताया जा रहा है, रानी अबक्का के बारे में बताया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि पूरे वीरों को, जो देश की इतिहास के अंदर भूमिका थी, उनकी कहानियाँ आज सबको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। तो एक पूरा भारत हमारे सामने परिलक्षित होगा। आशीष जी, आप शायद ये मानेंगे कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए भी एक चैलेंज है कि जो एआई टेक्नोलॉजी अभी सामने आ गया है, डिजिटल, सभी लोग डिजिटल जो टेक्नोलॉजी से जुड़ चुके हैं, और मोबाइल जो एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है, इसके माध्यम से जितने भी सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, उसका एक सही दिशा है, एक गलत दिशा भी है। और खास करके जब युवा पीढ़ियों की बात हम करते हैं कि ये बहुत सारे जो लोग इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि ये आगे एक बहुत बड़ा थ्रेट है पूरी देश के लिए। तो
आप तो युवा शक्तियों को संगठित करते हैं, ये भी निश्चित आपने देखा होगा कि हम अपने जो मूल विचार है, मूल आधार है और जो शैक्षिक व्यवस्था है, इसको भी बचा के रखना भी जरूरी है। डिजिटल इंडिया भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ये अपना मत है। क्या आप इससे सहमत होंगे? देखिए, एआई तकनीकी, चैट जीपीटी और इस तरह के कई जीपीटी प्रोग्राम जो हैं, उनका प्रयोग युवा बहुत सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से कर रहा है। आप देखते हैं कि एआई जनरेटेड फोटोज सोशल मीडिया पर डालना, उसकी डिज़ाइन बनाना, ये सारा स्टूडेंट कर रहे हैं और उनकी सोशल मीडिया भरी पूरी है। आज आप देखते हैं तो अपनी ड्राफ्टिंग में कोई प्रॉम्प्ट लिख करके फर्स्ट ड्राफ्ट जो है उसको बनाने का काम, उससे अध्ययन करने का काम विद्यार्थी कर रहे हैं। मैं ऐसे बंधुओं को भी जानता हूं जिन्होंने बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स की असेसमेंट करने के लिए चैट जीपीटी के प्रो वर्जन लेकर के रखे और उसके असेसमेंट उनकी तेजी से होती है और पूरा अपना विषयों की तैयारी अब वो चैट जीपीटी के माध्यम से करते हैं। परंतु वो भी जानते हैं कि चैट जीपीटी का प्रयोग मायने एक अध्ययन करने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए है, परंतु उसमें मौलिकता कहां से आएगी? तो वो मौलिकता के लिए खुद अध्ययन करते हैं, अलग से पढ़ते हैं, अलग से प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि आगामी शिक्षा में चैट जीपीटी से लेकर के ये सारे प्रयोगों का अध्ययन के एक आयाम के तौर पर ये सारे एआई मॉडल्स हैं और जो व्यक्ति मौलिक काम करना चाहता है वो उससे आगे जाकर के प्रयास करेगा। अवश्य ही एक लेयर, एक सतह पर, एक पायदान पर, एक कदम पर वो एआई का प्रयोग कर रहा है, परंतु जब उसको मौलिक काम करना है वो आगे बढ़ करके काम करेगा। हमारी शिक्षा अभी तक और हमारे कोर्स, करिकुलम ये चैट जीपीटी के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। पूरे विश्व में इसके ऊपर पर्याप्त चर्चा हो रही है, कई समस्या भी सामने आ रही हैं और कभी कैलकुलेटर, कभी कंप्यूटर के बारे में जो कहा जाता है वो एआई के बारे में भी कहा जा रहा है। सावधानियां उसकी भी बरतनी पड़ेगी। और एक बड़ी डिबेट इसके ऊपर ये चल रही है देवी भाई कि सारे जो चैट जीपीटी और ओपन एआई है, इन्होंने जो सारा डेटा अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए लिया है वो उन्होंने वेरीफाइड सोर्सेज से नहीं लिया। पूरी तरह से उसकी जो कॉपीराइट था उनके पास नहीं था। उन्होंने कई प्राइवेसी नॉर्म तोड़े हैं और उसके केसेस अभी अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर और यूरोपियन कोर्ट्स के अंदर शुरू हो रहे हैं। तो ये बड़ा देखने लायक विषय है कि प्राइवेसी और इन सभी के प्रश्नों का ये चैट जीपीटी और बाकी प्रयोग कैसे उत्तर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो अभी शाश्वत खड़े होने वाले हैं। क्योंकि जब आप ये सारे लार्ज स्केल मॉडल्स की बात करते हो तो डेटा, हर तरह का डेटा उठा करके मॉडल्स को ट्रेन करने का काम। जो संगठन बात करता है कि ज्ञानशील एकता तो है, वो तो दिखाई देता है और ज्ञान की भी तो चर्चा होता है, पर जो शील की बात आता है, जिसको हम उड़िया में बोलते हैं चरित्र, तो चरित्र निर्माण की जब बात आती है तब ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि जो आज की नई तकनीकियां हैं वो कितना सुधार रहा है और कितना बिगाड़ रहा है, परंतु इसके ऊपर अभी एक कोशिश तो जारी है। रही बात संघ परिवार की, जो एक लक्ष्य रखा है कि सन 2048 विकसित भारतवर्ष का निर्माण, तो वही लक्ष्य के अंदर जो संघ परिवार के विविध क्षेत्र है वो तो सभी लगे हुए हैं, तो उसी में विद्यार्थी परिषद अपने आप को कहाँ पर देखता है? मैं देव भाई आपके पहले वाले टिप्पणी पर कुछ बोलना चाहूँगा। देखिए, फिर मैं आपके इस प्रश्न की तरफ भी आता हूँ। देखिए, चरित्र निर्माण का कार्य और किसी विद्यार्थी के साथ जो परिषद के साथ, संगठन के साथ जुड़ता है, एक तरह से व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकार करना, ये हमारा एक संगठन के अंदर कार्य पद्धति का वाक्य है। जैसा विद्यार्थी मिला, जैसा वो है उसका स्वीकार करना और जैसा हमें चाहिए वो उसको अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने कार्यक्षेत्र के अंदर कार्य करते करते आसपास की बैठकों से, वातावरण से संस्कारित करना। उसको ये संस्कारित करने का काम उसको बैठकों के माध्यम से होता है, कार्यक्रमों के माध्यम से होता है, जी करके उच्चारण से होता है, सम्मान के साथ सबके साथ व्यवहार करने से होता है, बहुत शालीनता से, बहुत बिल्कुल कोई ईगो या कोई ऊंच नीच का भाव ना रखते हुए जब वो सस्नेह विद्यार्थियों से मिलते हैं तो हम इसको कहते हैं शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है।
तो ये शुद्ध सात्विक प्रेम के आधार पर जब वो मिलता है तो उसको लगता है कि नहीं, ये संगठन के माध्यम से मैं जिन लोगों को मिल रहा हूँ, समाज में बहुत अच्छे लोग भी हैं और वो भी उनकी तरह प्रेरित होता है और उनकी तरह कदम आगे बढ़ाता है और समाज के प्रति एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। तो हम कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ा मतलब एक इम्पॉसिबल जैसा लक्ष्य नहीं रखते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा बनने के लिए बाकी समाज से, युवकों से एक कदम आगे रखिए, ताकि आपको देख करके हर कोई युवक युवती आपके साथ जुड़ सके। और जो कोई आज की युवाओं का एक आनंद, हर्षोल्लास और कई बार जोश में कोई जो त्रुटियां होती है, उन त्रुटियों के होते समय आप एक कदम पीछे रहिए, ताकि आप उन विद्यार्थियों को, उन युवकों को ले करके, त्रुटियों से हटा करके सकारात्मक मार्ग की ओर ले जाओ। अगर आप बहुत अच्छे बन गए तो इतने दूर हो जाएंगे आप युवकों से, युवतियों से, छात्रों से कि आप उनका नेतृत्व नहीं कर सकते। आपको तो केवल एक कदम आगे और एक कदम पीछे, लगभग उसी मार्जिन पे रहना है, ताकि वो आपको ह्यूमन लाइफ। ये बड़ी टेक्निकल बात आपने कही कि एक कदम आगे और एक कदम पीछे। ये बोलने की बात यही है कि कई चीजें करते वक्त आप जो सामान्यता युवक कर लेता है वो नहीं करना, जो गलतियां वो करता है वो रोकना। शायद जब व्यक्ति आता है तो उस समय वो कैसा है, किस परिवेश में आया, परंतु परिषद में रहते रहते, ये संघ विचार में रहते रहते वो ये थोड़ा बहुत सीख लेता है। फिर आपने जो दूसरा विषय लिया, देखिए 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो, ये केवल संघ का, केवल विद्यार्थी परिषद का, अन्य अन्य संगठनों का, विद्यार्थी संघ क्षेत्र के, इनका ही, हम सभी का ही मत नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का मत है। आप किसी को भी उठा करके देख लीजिए, अवश्य ही वो लोग छोड़ दीजिए जो देश के बारे में गलत विभाजन और टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनको छोड़ दीजिए। जो देश के विभाजन का, देश को कन्वर्ट करने का और उसको एक जिहादी एलिमेंट बनाने के लिए अपना पूरा प्लान करते हैं, जिस कारण से उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, उनको छोड़ दीजिए। परंतु जो सहज भारत का समाज है, जो भारत का, ये हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदुस्तानी हिंदू है, उसका मन तो यही है, जो सहज विचार करता है देश के लिए, उसके मन में तो देश को आगे लेने का विचार है। और उसके अंदर समाज क्षेत्र के सारे संगठन, समाज क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति अपना कुछ अच्छा करने का कदम कर रहे हैं और यह सकारात्मकता का भाव लेकर के संघ विचार के सभी संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चली है। हम युवकों को, युवतियों को, छात्रों को, शिक्षकों को यही ध्येय की दिशा दे रहे हैं कि जब आने वाले दिनों में हम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए आग्रह करेंगे, कैंपसेस में, परिसरों में, नगरों में, जब युवकों को सकारात्मक नेतृत्व देने के लिए प्रेरित करेंगे, अलग अलग समाज का मौलिक अनुभव उनको होगा, जमीनी धरातल पर वो जाएंगे, तो जो नेतृत्व देश के लिए चाहिए होगा, वो नेतृत्व देश के सामने उस समय प्रकट होगा। वो कहीं दूर नहीं रहेगा, वो हर एक क्षेत्र के हर एक आयाम में वो उपस्थित होगा। और जब वो उपस्थित होगा तो देश आगे बढ़ करके ही रहेगा, देश पीछे नहीं हटेगा। कि हम कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर देखे हो, और खास करके दिल्ली में, चाहे IIT हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या JNU हो, वहाँ पर ओपन डिबेट होता है, एक ओपन प्लेटफॉर्म, सभी विचार के जितने भी लोग हैं वो आते हैं, अपना डिबेट रखते हैं, अपना बयान रखते हैं। शायद उड़ीसा में या कोलकाता को छोड़ के पूर्व क्षेत्र में इसका थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो अब क्या संगठन ये चाहेगा कि एक ओपन डिबेट हो, सारे विचारों के ऊपर चर्चा भी हो? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये छात्र संघ या फिर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां पर ये चर्चा का वातावरण परिसरों में होगा, वैसे उड़ीसा तो ये सकारात्मकता का और वैचारिक भिन्नता के आधार पे भी इकट्ठे मिलकर स्नेह के साथ चलने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार की शपथ ग्रहण समारोह में आए तो सभी लोगों ने देखा, हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा कि वे नमस्कार करते हुए चल गए। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और इसी प्रदेश से आने वाले श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी डायस पर से उतर करके नीचे गए, उनको नमस्कार किया और श्रीमान नवीन पटनायक जी को मंच पर लेकर के आए। मंच पर जो बैठे हुए अग्रणी पंक्ति के नेता थे वे अलग अलग हट करके गए, वे दूर हटे, उनके लिए स्थान दिया। तो इस तरह से कार्य करने का जो एक संस्कार उड़ीसा के अंदर है, वही संस्कार वास्तव में मूल चिंतन
इस देश के लिए है। मुझे लगता है कि उड़ीसा के नागरिकों ने, उड़ीसा की जनता ने और एक तरह से कहें उड़ीसा के राजनेताओं ने भी जो उदाहरण खड़ा किया है वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है, वो पालन किया जाना चाहिए। शायद आशीष जी आपको तो ये पता होगा कि उड़ीसा के जब रथ यात्रा होता है, प्रभु जगन्नाथ अपनी भाई और बहन के साथ खुद निकल आते हैं भक्तों के पास। यही तो उड़ीसा का कल्चर है, उड़ीसा का जो अपना विशेषता है। तो एक बात, क्योंकि वक्त की भी पाबंदी है, शायद आपने उसका ठीक से हमको बताया नहीं। ये मुझे एहसास होता है कि सीएम ने जो बताया कि कैंपस का इलेक्शन होगा, उसके लिए सरकार अब कुछ विचार कर रहे। तो विद्यार्थी परिषद अपने आप को कहाँ पर देखता है? अगर मान लीजिए कल कैंपस का इलेक्शन के लिए डिक्लेयर हो गया तो विद्यार्थी परिषद अपने आप को कहाँ पर वहाँ देखेगा? देखिए, मैं संगठन की दृष्टि से कहूँ तो विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व उड़ीसा प्रांत में, उड़ीसा पूर्व, उड़ीसा पश्चिम और हमारे पदाधिकारी वे बिल्कुल तैयार हैं। और जब विद्यार्थियों ने इतना स्नेह पूरे प्रदेश भर में दिया है, 1 लाख से अधिक सदस्यता विद्यार्थी परिषद की है, तो कैंपसेस के अंदर भी विद्यार्थी परिषद अग्रणी स्थान पर रहेगी। मैंने आज ही उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के पश्चात अपनी बात रखते हुए मैंने कहा कि विद्यार्थियों से मैंने आग्रह किया कि वे सभी साक्षी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, और अगर ये घोषणा की है तो पूरे देश की विद्यार्थी परिषद उनसे नंबर 1 आने का ही अपेक्षा करती है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि विद्यार्थी परिषद जिस जिम्मेदारी से सेवा कार्य करती है, जिस जिम्मेदारी से समाज क्षेत्र में प्रत्येक प्रकल्प अभियानों को लेकर के चलती है, यह कार्य जो छात्र नेतृत्व का है, कैंपसेस के अंदर छात्र संघ चुनावों का है, उसमें भी अग्रणी स्थान पर रहेगी। आशीष जी, आज भी जो सत्र आपका चल रहा था, मैं भी कुछ सुना था उसके अंदर कि अब जाग उठो कमर कसो मंजिल की राह बुलाती है, शायद ये वाला गीत भी कुछ जो अपने कार्यकर्ता है उनसे भी सुना था। तो ये वाला जो उत्साह है सभी के अंदर रहे, और जो विचार को साथ लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो भी सफल हो, और जो लक्ष्य रखा है कि विकसित भारतवर्ष, क्योंकि देश की जितने भी युवा शक्ति है वो आज पूरे विश्व की ही नज़र में है कि भारतवर्ष की इतनी युवा शक्ति है, उनकी दिशा कहाँ पर है, वो कहाँ तक जाते हैं। तो ये थे आशीष चौहान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जातीय संगठन संपादक एवं ये जो अणराजनैतिक छात्र संगठन बोली जे दाबी करुछि तार लक्ष्य विचार एवं आदर्श जहाँ को आधार करी ये संगठन आग को बढ़ुछि एवं ये सबू गोटे पटे रहुछि जेतेबेले राष्ट्र निर्माण कथा आसुछि, युवशक्ति को संगठित करिवार कथा आसुछि। किंतु यह भितर मध्य जेतेबेले राज्य सरकार घोषणा करि सारिछन्ति जे आग को आसीबो कैंपस निर्वाचन ताती एवं सेतेबेले वास्तविक संगठन शक्ति देखा मिलिबो जे विद्यार्थी परिषद निजको कौ स्थान रे नहीं रखि पारुछि एवं सामनारे मध्य को माने भी रहुछन्ति। अर्थात गोटे पटे राजनैतिक प्रसंग रहुछि, अन्य पटे सामाजिक प्रसंग रहुछि। जेतिकी समय थिला तारि भितरे आमे श्री आशीष चौहान को सहित कथा हेछु। आशीष जी, हमारा शुभकामना है आपके साथ है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रमेय का, न्यूज़ 7 का, दोनों का धन्यवाद।